हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। एलटी ग्रेड मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये हमारा एक और सेशन है। जैसा कि आपको पता है, पिछले सेशन में हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात की थी, जिसमें 2 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे। मिसलेनियस इसलिए ला रहे हैं सेशन बीच बीच में ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए और क्वेश्चंस का थोड़ा सा आइडिया भी आपको होता रहे। अब अगर आप जैसे मान लीजिए जैसे एक ही टॉपिक पर अपन जब क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो वो एक बड़ा अच्छा पॉइंट रहता है कि आपको एक राइटर और उसके वर्क की तैयारी बढ़िया सी हो जाती है। अब इसको आप ये समझ लीजिए कि ये रिवीजन सीरीज रहेगी आपकी, कि उसमें जो अपन डिस्कस करेंगे उसके अलावा जब आप इनको देखेंगे तो थोड़ा सा वो रिवाइज भी होगा और पेपर की थोड़ी सी आपको फीलिंग भी आएगी जब आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, दूसरा गार्डनर वाला था और तीसरा क्वेश्चन है ओनील हेरी एप से। हाउ डज ओनील यूज एक्सप्रेशनिज्म इन द हेरी एप? करें कि हेरी एप में ओनील ने किस तरह से एक्सप्रेशनिज्म का यूज़ किया है उसको बताना है, बता दीजिए। चलिए बताएंगे अपन। उससे पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हेरी एप है ये वन ऑफ द बेस्ट वर्क माना जाता है किसका, यूजीन ओनील का। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या दिखाया है कि जो करेक्टर है इनका मेन, वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहा है, इंसानों में तो कर ही नहीं पा रहा है। और किस वक्त से नहीं कर पा रहा है, जब वो अपने जिस शिप में काम करता था तो एक लड़की आती है। वो शायद जो शिप ओनर था उसकी लड़की थी। उसको फिल्दी बीस्ट कहती है, ये बीस्ट कहती है और एक और शब्द यूज़ करती है। तो पर उसको बड़ा अजीब सा महसूस होता है। और वो है कौन, में जो मेन कैरेक्टर है वो ये है आपका यंग। ठीक है, उसके बाद से वो सोचता है कि मैं क्या हूँ, मैं ये इंसान हूँ, मैं जानवर हूँ। कहीं जब वो अपने को रिलेट नहीं कर पाता है ना, तो वो जा करके चिड़ियाघर पहुंच जाता है। वहाँ जो एक ऐप से अपने आप, ऐप कहें उसको, वन मानुष जिसको अपन बोलते हैं, या चिंपैंजी भी हो सकता है, तो उसको उससे अपने को मैच करता है, उससे अपने को रिलेट कर पाता है और उसके गले लग जाता है। अब वो जानवर ठहरा, उसने इसको इतनी कस के क्रश किया कि वहीं पे उसकी दम निकल गई। तो बड़ा अच्छा है, दिखाया है कि कैसे एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी जो है किस तरह से अलगाव को झेल सकती है, या अलगाव से कैसी वो बर्बाद हो सकती है। ये सब इसमें दिखाया है इन्होंने। चलिए देखेंगे। अच्छा है ये क्वेश्चन। यूजीन ओनील्स द हेयरी ऐप इज वन ऑफ द अर्लीस्ट अमेरिकन प्लेज में से एक है दैट यूज्ड एक्सप्रेशनिज्म, जिसने एक्सप्रेशनिज्म का यूज किया है। एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है? अंदर की फीलिंग को दिखाना, उनको एक्सप्रेस करना। वैसे और बाहर क्या है, उसको बाहर से कोई मतलब नहीं है। एक्सप्रेशनिज्म को अंदर क्या फीलिंग चल रही है, उसके ब्रेन में क्या चल रहा है, ये सब एक्सप्रेशनिज्म की पार्टिकुलर थिंग्स हैं जो राइटर ध्यान में रखते हुए अपने वर्क को लिखता है। एक्सप्रेशनिज्म इज जो थिएट्रिकल स्टाइल, एक ऐसी थिएट्रिकल स्टाइल है वेयर जहाँ पर रियलिटी इज डिस्टॉर्टेड, और जो सच्चाई होती है उसको बिगाड़ दिया जाता है। टू शो, दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? इनर इमोशंस, अंदरूनी इमोशंस को, भावनाओं को, रादर देन एक्सटर्नल फैक्ट्स, एक्सटर्नल फैक्ट्स के बजाय। बताया ना कि बाहर क्या चल रहा है उससे राइटर को नहीं मतलब है, जो उनके कैरेक्टर हैं राइटर के, उनके अंदर क्या चल रहा है वो दिखाना होता है। ओनील यूजेस दिस स्टाइल, ओनील ने ये स्टाइल को यूज किया है टू हाईलाइट यंग्स मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यंग के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करने के लिए। जैसा बताया आपको कि इंसानों के बीच में काम करता है, अच्छा खूब ताकतवर भी है, हष्ट पुष्ट भी है, और जहाँ वो काम करता है तो उन पे अपना रौब भी जमाता है ताकत की वजह से, और कहता है कि अगर मैं ना हूं तो जहाज नहीं चल सकता। ये अपने आप को ये भी लगाता है वो। मगर जिस दिन वो लड़की मिलने आती है जिसका भी अपन ने जिक्र किया है, तो वो इसके पूरे कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर देती है, उसको सोचने पे मजबूर कर देती है कि मैं क्या हूँ, जब वो उसको बीस्ट बोलती है। सीन 1 में देखिए, द स्टोकर्स आर नॉट डिस्क्राइब्ड एज रियलिस्टिक इंडिविजुअल। स्टोकर मतलब कोयला डालने वाले, शिप में जो कोयला डालते हैं जिससे वो चलता चलता है जहाज, उस टाइम की बात है, अब तो खैर इनकी ज़रूरत ही नहीं है। बट एज ग्रोटेस्क मास्क लाइक केज्ड एनिमल्स, बल्कि उनको कैसा दिखाया है कि वो एक भद्दे मास्क में हैं जो कि केज्ड एनिमल्स हैं, यानी पिंजरे में बंद जानवर हैं। दिस एक्सेजरेशन एम्फोसाइजेस, ये जो एक्सेजरेशन है ये एम्फोसाइज करता है
हाउ इंडस्ट्रियल वर्क डीह्यूमनाइजेज मैन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने मनुष्य को कैसे जो है क्या किया है, डीह्यूमनाइज कर दिया, यानी उसको जानवर बना दिया है। सिमिलरली इसी तरह से ये अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इंडस्ट्रियल वर्क के जब वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई उसके बाद से आम लोगों की ज़िंदगी कैसी हो गई, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़े, क्या असर पड़े, वो सारी चीज़ें। सिमिलरली इसी तरह से द स्टोक होल इज शोन एज अ क्रैम्प्ड स्पेस इन द बॉवल्स ऑफ शिप। और जो स्टोक होल है, मतलब इसमें वो कोयला भरते हैं, इंजन का जो होल होता है, उसको दिखाया गया कैसा, क्रैम्प्ड स्पेस, एक बड़ा क्रैम्प्ड स्पेस के तौर पे इन द बॉवल्स ऑफ द शिप, उस शिप के बॉवल्स मतलब निचले हिस्से में। इम्प्रीजन्ड बाई स्टील, जिसे इम्प्रीजन कर दिया गया, घेर दिया गया है स्टील के द्वारा। दिस स्टेज डायरेक्शन, ये जो स्टेज डायरेक्शन है, इज नॉट नेचुरलिस्टिक, ये कोई स्वाभाविक नहीं है, बट सिंबॉलिक, बल्कि प्रतीकात्मक है। इट शोज, ये दिखाता है दैट की द वर्कर्स आर ट्रैप्ड, जो काम करने वाले हैं ना वो जाल में फंस गए हैं। ये है इसका कहने का मतलब, कि मतलब वो जो स्थान है कोयला भरने का, शिप चलाने का, उसको इस तरह से बना करके दिखाया गया है कि जैसा लगता है कि जो काम करने वाले हैं ना वो किसी जेल में हैं, सज़ा काट रहे हैं, और वहाँ मेहनत मजदूरी भी उनसे कराई जा रही है। इन सीन फिफ्थ, पांचवें सीन में, फिफ्थ एवेन्यू, पांचवा जो प्लेस दिखाया जाता है, ओनील यूजेस एक्सप्रेशनिज्म, ओनील एक्सप्रेशनिज्म का यूज करते हैं अगेन फिर से। द रिच पीपल आर शोन, अमीर लोगों को दिखाया गया है एज अ प्रोसेशन ऑफ गॉडी मेरियोनेट्स, जैसे कि कोई एक जुलूस जा रहा हो, गॉडी घमंडी, मेरियोनेट्स बड़े ऊंचे उच्च कुल वालों का, ऐसा कह लीजिए। दे लुक, वो दिखाई देते हैं कैसे, लाइक लाइफलेस डॉल्स, बिल्कुल निर्जीव गुड़ियों की तरह, मतलब दूसरों के इशारे पर चलने वाले, किसी की तरफ ध्यान न देने वाले, और एक चीज़, भावनाओं से बिल्कुल खाली, उनको आसपास के लोगों का दुख दर्द कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, इस सेंस में भी इनको निर्जीव कहा है। सजेस्ट करते हुए दैट की वेल्थ हैज़ मेड देम आर्टिफिशियल एंड मैकेनिकल, जो वेल्थ है उसने इनको आर्टिफिशियल बना दिया है, दिखावटी बना दिया है, और मैकेनिकल बना दिया है, यानी भावहीन कर दिया है, दिल से बिल्कुल पैदल हो चुके हैं, किसी के लिए कोई फीलिंग, कोई भावना नहीं रह गई है इनके अंदर। दिस रिफ्लेक्ट्स यंग्स फीलिंग, ये यंग फीलिंग को रिफ्लेक्ट करता है दैट की दे आर एलियन क्रिएचर्स, मतलब उसको यंग को लगता है कि ये किस दुनिया में आ गया हूँ मैं, क्या मैं किन्हीं एलियंस के बीच में आ गया हूँ, क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारी तरह तो है ही नहीं है, ना तो किसी से बात कर रहे हैं, ना तो किसी से किसी के अच्छे बुरे को देख रहे हैं, ना तो किसी की तकलीफ को समझ रहे हैं, ना अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, बस पुतलों के जैसे हैं, गुड़ियों के जैसे, गुड्डों के जैसे। फाइनली और अंततः क्या होता है, इन द जू सीन, जू का जो सीन है, द गोरिल्ला बिकम्स अ सिंबल ऑफ यंग्स इनर स्टेट, गोरिल्ला जो है वो यंग की इनर स्टेट का एक प्रतीक बन जाता है, मतलब यंग अपने आप को उससे रिलेट कर पाता है कि शायद मैं इसके क्या कहते हैं, खानदान से हूँ, है ना, इसके परिवार का हूँ। द गोरिल्ला इज नॉट जस्ट एन एनिमल, ये कोई सिर्फ जानवर नहीं है, बट मिरर इमेज ऑफ यंग्स प्राइमेटिव साइड, बल्कि एक मिरर इमेज है, एक दर्पण, एक शीशा है, जो कि दिखाता है यंग्स प्राइमेटिव साइड, यंग की प्राइमेटिव साइड। व्हेन यंग एम्ब्रेसेस इट, जब उससे वो गले लगाता है ना, सेइंग, कहते हुए, वी आर बोथ हेयरी एप्स, हम दोनों ही हेयरी एप हैं, समझ लीजिए, मतलब इंसानों के बीच में आया, वो नहीं समझ पाया कि मैं भी इंसान हूँ तो क्या ये भी इंसान है। जब उसने ये अभी जो पिछले से उसमें हमने बात करी है पिछले पैराग्राफ में, वो एरिस्टोक्रेटिक लोगों को जब बताता है कि लगता ही नहीं कि इंसान है, ये तो गुड्डे गुड़ियों की तरह चले जा रहे हैं, ना कोई हाव भाव है, ना कुछ है, ना तो हंस रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना रो रहे हैं, ना मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं। ओनील शोज द कोलैप्स ऑफ यंग्स ह्यूमन आइडेंटिटी, इसके द्वारा ओनील दिखाते हैं कि यंग ने कैसे अपनी इंसानों की आइडेंटिटी को, पहचान को खो दिया है, इनटू एन एनिमलिस्टिक वन, और अपने आप को वो जानवर से रिलेट कर रहा है, अपने आप में वो जानवरों जैसा महसूस कर रहा है कि भाई इंसान ऐसे होते होंगे जैसे एरिस्टोक्रेटिक लोगों को देखा था। जब वो उसको देखता है जा करके गोरिल्ला को, तो गोरिल्ला भी बहुत जल्दी गुस्सा होता है, यंक को भी बहुत जल्दी गुस्सा आता था, गोरिल्ले में भी खूब पावर होती है, यंक में भी बहुत पावर थी,
तो कुछ सिमिलैरिटी जब इसको लगी तो लगा कि यार ये तो मेरे ही परिवार का आदमी है। मतलब अच्छा सटायर किया है इन्होंने सोसाइटी पे, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी पे। दस इस प्रकार से ओनील यूजेस ए डिस्टॉर्टेड सेटिंग, ओनील जो है डिस्टॉर्टेड सेटिंग का यूज करते हैं, एक्सेजुरेटेड कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, सिंबॉलिक इमेजरी का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए यंग्स इनर स्ट्रगल, यंग के अंदरूनी संघर्ष को, यंग के अंदरूनी संघर्ष को दिखाने के लिए ओनील क्या क्या यूज करते हैं, डिस्टॉर्टेड सेटिंग्स का यूज करते हैं, एक्सेजुरेटेड कैरेक्टर्स का यूज करते हैं और सिंबॉलिक इमेजरी का यूज करते हैं। अच्छा है, वो थोड़ा सा इसको आप क्वेश्चन समझने के बाद अगर आप पढ़ेंगे ना तो अब आपको और बातें उसमें जब पढ़ेंगे इसके टेक्स्ट को और क्लियर हो जाएंगे। एक्सप्रेशनिज्म हेल्प्स द ऑडियंस, एक्सप्रेशनिज्म हेल्प करता है ऑडियंस की फील, महसूस कराने में यंग से एलियनेशन, यंग के अजनबीपन को, उसके अंदर जो एलियन वाली भावनाएं आ रही थी, एंड डिस्पेयर, उसकी निराशा को, दुख को, रादर देन जस्ट सी इट, सिर्फ उसको देखने के बजाय, यानी ऑडियंस सिर्फ देख नहीं रही है उसको बल्कि महसूस भी कर रही है कि किस तरह से एक इंसान है, उसको नहीं महसूस हो रहा है कि वो इंसान है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी सोसाइटी में है जिसके अंदर, अच्छा ऐसी सोसाइटी में है जो मैकेनिकल है और आर्टिफिशियल है, यानी दिखावटी है। और मैकेनिकल मतलब हाव भाव से रहते, मैकेनिकल मतलब मशीन, मशीन में क्या हाव भाव होंगे, क्या फीलिंग होगी, कुछ नहीं, वही चीज़ है। तो वो अपने को रिलेट ही नहीं कर पा रहा है इंसानों से अपने शिप से निकलने के बाद जब वो शहर आ जाता है तो। दिस मेक्स द प्ले, ये प्ले को बना देता है अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के पावरफुल क्रिटिक, मतलब गजब का क्रिटिसिज्म किया इन्होंने। एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन आइडेंटिटी, और इसके ह्यूमन आइडेंटिटी के प्रभाव को भी क्या करता है, पावरफुल बना देता है। यानी बहुत ज़्यादा इंसानी प्रवृत्ति को इन्होंने झंझोर कर रख दिया है इसमें। झंझोरना मतलब जो भी इसको उस टाइम पढ़े होंगे जब ये पहली बार पब्लिश हुआ होगा तो उसको लगा होगा कि यार वाकई में क्या चल क्या रहा है दुनिया में, हर कोई मशीन सा बन गया है, किसी को किसी दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, एक्सप्रेशनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन अपन ने कर लिया, अब एक क्वेश्चन करेंगे अपन इम्प्रेशनिज्म पे बेस्ड, यानी इम्प्रेशनिज्म को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए, व्हाट इज इम्प्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म क्या है, एंड हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक, इसने आर्ट को, लिटरेचर को, म्यूजिक को कैसे इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया, वही बताना है। चलिए बताते हैं, इनको अच्छे से तैयार करिएगा, है ना। इम्प्रेशनिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है, कॉलोनियल लिटरेचर है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, इनसे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और वीडियोस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं उनके, आपके पास पीडीएफ भी पहुंच चुकी है टेलीग्राम के थ्रू, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से पढ़िए। इम्प्रेशनिज्म वॉज अ मेजर आर्टिस्टिक मूवमेंट, एक बड़ा आर्टिस्टिक मूवमेंट था, दैट स्टार्टेड इन यूरोप, सॉरी फ्रांस में जो स्टार्ट हुआ इन द लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन पेंटिंग, पहले तो ये पेंटिंग में आया, अपन ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कहा था कि आपसे कुछ क्वेश्चन नए भी मिलेंगे, कुछ आपके रिवीजन वाले भी होंगे। एंड लेटर इन्फ्लुएंस्ड म्यूजिक, और फिर इसने बाद में म्यूजिक को इन्फ्लुएंस किया, लिटरेचर को भी इन्फ्लुएंस किया। इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट जो होते हैं, एम्ड, उनका उद्देश्य होता है टू कैप्चर अ मोमेंट, एक पल को कैद कर लेना अपनी कला में, एज द सॉर फेल्टेड, जैसा वो उसको देखते हैं, जैसा उसको महसूस करते हैं, जैसा उन्होंने उनको दिखा वैसा ही उसको जो है पेंटिंग कर दिया, कोई उसमें रंग रोगन नहीं, यानी उसकी कोई भी उसमें एक्सेजरेशन नहीं, कोई भी उसको कुछ नया करके नहीं दिखाना है, ना तो कुछ अलग दिखाना है, जैसा है हू बहू वैसा ही सेम। फोकसिंग ऑन द इफेक्ट्स ऑफ लाइट, ये फोकस करते थे किस पे, लाइट के इफेक्ट पर, कलर के इफेक्ट पर, एंड एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के इफेक्ट पर, मतलब वो जैसा देखते थे उसी के अकॉर्डिंग लाइट भी देना है उनको पेंटिंग में, कलर भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे और एटमॉस्फेयर भी उसी के अकॉर्डिंग होगा जो उन्होंने देखा या महसूस किया। इंस्टेड ऑफ डिटेल्ड रियलिज्म, डिटेल्ड रियलिज्म के बजाय, यानी बहुत ज़्यादा उसको रियलिस्टिक नहीं दिखाते थे, बस अपने इन इफेक्ट्स का यूज़ करके जैसा उन्होंने देखा, जैसा महसूस किया वैसा बना दिया। द नेम, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इम्प्रेशनिज्म जो नेम है केम फ्रॉम, आया है क्लॉड मोनेट्स पेंटिंग से, जिसका नाम है इम्प्रेशन सनराइज, 1873 में आई थी। ठीक है,
तो इम्प्रेशनिज्म जो नाम है वो एक पेंटिंग के ऊपर रखा गया है जिसका नाम इम्प्रेशन सनराइज है पूरा नाम। 1873 में बनाई गई थी, किसके द्वारा? क्लॉड मोनेट के द्वारा। अ क्रिटिक यूज्ड द वर्ड नेगेटिवली, एक क्रिटिक हो रहे होंगे उस टाइम, उन्होंने इस वर्ड को नेगेटिवली यूज किया। ये तो ऐसे ही हैं सब। सेइंग, ये कहते हुए कि दीज आर्टिस्ट शोड ओनली इम्प्रेशंस, ये जो आर्टिस्ट हैं सिर्फ इम्प्रेशन दिखाते हैं, कुछ दिखाते ही नहीं, ऐसा कहना था उसका। बट द पेंटर्स, लेकिन जो पेंटर थे ना, उन्होंने एक्सेप्टेड द टर्म प्राउडली, इस टर्म को बड़ी प्राउडली, गर्व के साथ में एक्सेप्ट किया। दे पेंटेड एवरी डे सीन्स, वो रोजमर्रा के सीन्स को पेंट किया करते थे, चाहे वो नदी के हों, किसी गली के हों, लोगों के हों या नेचर के हों। ठीक है। ऑफन आउटडोर्स, और प्रायः ये बाहर के ही दृश्य ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। टू कैच द चेंजिंग लाइट, ताकि चेंजिंग लाइट को अपने पेंटिंग में अच्छे से दिखा पाएँ, उसका यूज़ कर पाएँ, ऐसा कह दीजिए। और टू कैच की यहाँ पे क्या मतलब है कि वो बाहर की लाइट को कैच कर सकें, उसको समझ सकें कि इसको हमें पेंटिंग में कैसे दिखाना है, नए प्रभाव के लिए या अच्छे प्रभाव के लिए। दे यूज द क्विक ब्रश स्ट्रोक्स, क्विक ब्रश स्ट्रोक का यूज़ करते थे, ये ध्यान रखना है। ब्राइट कलर्स का यूज़ करते थे। और इनमें फेमस पेंटर हैं कुछ, जैसे क्लॉड मोनेट हैं, ऑगस्टो रेन्योर हैं, एडगर डेगास हैं और एडोर्ड मेनेट। ठीक है, ये चार नाम है, ये आपको ध्यान रखने रहेंगे। मोनेट पेंटेड नेचर्स मूड्स, मोनेट ने नेचर के मूड को पेंट किया है। रेनोयर फोकस्ड जॉयफुल सोशल सीन्स, रेनोयर ने जॉयफुल सोशल सीन्स पर फोकस किया है। डेगाज ने बैले डांसर को क्या किया है? पेंट किया है विथ नेचुरल मूवमेंट के साथ। पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट, और जो इनके बाद पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आए, जैसे कि पॉल सिजान, विंसेंट वॉन गॉग, और अच्छा टुक द स्टाइल फर्दर, इस स्टाइल को और आगे ले गए। एक्सप्लोरिंग शेप्स एंड इमोशंस, शेप्स आकारों को और भावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए या एक्सप्लोर करते हुए। ठीक है, ये चंद 4-6 नाम है, इनको ध्यान रखना है। किसने किस तरह की पेंटिंग बनाई वो भी है कि आपको एक एक बात वहाँ लिखने में आसानी रहे। देखिए आंसर टोटल आपके 7,165 लोग लिखेंगे, ठीक है ना। आपका आंसर इफेक्टिव कब कहलाएगा? जब आपने कुछ उसमें अलग किया हो। अलग से मतलब है कि जो क्वेश्चन में पूछा है उसी के अंदर दायरे में रहते हुए कुछ ऐसा पॉइंट भी आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि उसको लगे कि यार इस बच्चे ने, इस बंदे ने बड़ी गहराई से उसको अध्ययन किया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इन लिटरेचर में राइटर्स लाइक वर्जीनिया वुल्फ, जैसे वर्जीनिया वुल्फ हैं, जोसेफ कॉनरॉड हैं, यूज द लिटरेरी इम्प्रेशनिज्म, इन्होंने इम्प्रेशनिज्म का यूज़ किया टू फोकस ऑन कैरेक्टर्स थॉट्स, कैरेक्टर के थॉट्स को दिखाने के लिए, फीलिंग्स को दिखाने के लिए। और इन म्यूज़िक में कंपोजर्स जैसे कि क्लॉड डेबसी, और अच्छा क्रिएटेड ड्रीमी साउंड्स टू एक्सप्रेस मूड्स, इन्होंने मूड्स को एक्सप्रेस करने के लिए ड्रीमी साउंड का यूज़ किया है इम्प्रेशनिज्म के दायरे में रहते हुए। दस इस प्रकार से इम्प्रेशनिज्म चेंज्ड, उसने बदल दिया, इम्प्रेशनिज्म ने बदल दिया कला को, लेखन को, संगीत को, बाय शोइंग दैट फीलिंग्स, उन भावनाओं को दिखा करके, इन मूवमेंट्स और पलों को दिखा करके, आर एज इम्पोर्टेंट एज क्लियर फैक्ट्स एंड डिटेल्स, जो कि उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि क्लियर फैक्ट्स होते हैं और उनकी डिटेल्स होती हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा इम्प्रेशनिज्म। ये दोनों क्वेश्चन बाद वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। PDF टेलीग्राम में शेयर कर दी गई है, और बाकी के बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, ड्राइडन, फ्रांसिस बैकन, और आपके थॉमस एडिसन है, हेरोल्ड पिंटर हैं, बहुत सारे, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग मौजूद है चैनल पर। विजिट करिए और उनका फ़ायदा उठाइए, अपनी तैयारी को अच्छा कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।